नमस्कार। संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति आपके सांसद में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। अभी हम मौजूद हैं केंद्रीय शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा में, और हमारे साथ बात करने के लिए बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ से स्थानीय सांसद कलाबेन मोहन भाई देलकर। मैम, आपका संसद टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। कहानी की आगे शुरुआत करें तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा इस संसदीय क्षेत्र के बारे में। कब ये यूनियन टेरिटरी के तौर पे स्थापित हुआ, कब इसका मर्जर होके ये दमन द्वीप के साथ एक यूनियन टेरिटरी के तौर पे आया, और इसका क्या इतिहास है? नमस्कार। संसद टीवी टीम का मेरे प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ मेरे प्रदेश दादरा नगर हवेली की बात बताऊँ, एक छोटा सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश है। 1954 में पोर्तुगीज शासन से मुक्त हुआ था। 1961 में भारत सरकार के साथ मर्ज किया गया और मेरे प्रदेश में बाहुल्य आदिवासी प्रदेश माना जाता है। 19% आदिवासी बाहुल्य लोग रहते थे और छोटा सा मेरा प्रदेश है। हम अगर बात करें, आपने प्रदेश के बारे में बताया, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। ऐसे में जो आपकी राजनीतिक यात्रा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? कब आपने राजनीति में कदम रखा और कैसे आप इस संसदीय सफ़र को जारी रखें? 89 में फर्स्ट टाइम मैं शादी करके आई थी। मेरे हस्बैंड 89 में फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं। लगातार उन्होंने यह प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। 7 टर्म वो यह प्रदेश के सांसद रहे और उनके साथ जितना हो सके मेरी भी कोशिश रही। उनके सपोर्ट और सहयोग में मैंने हर वक्त उनका साथ दिया और मैंने यह प्रदेश को, आदिवासी बाहुल्य प्रदेश को, एक भारत देश में एक ऐसी स्थिति पे मेरे हस्बैंड जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, उन्होंने नाम दिया था यह प्रदेश को। लगातार 21 तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। उसके बाद अचानक से उनका देहांत के बाद मुझे यह राजनीति में आना पड़ा और फर्स्ट टाइम में एक महिला सांसद के नाते मुझे मेरे प्रदेश की जनता ने यह इलेक्शन चुनाव जीत के मुझे यहाँ की सांसद बनाए। मैं कलाबेन मोहन देलकर जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। आपने कौन कौन सी चुनौतियों को देखा जो उनके क्षेत्र में लगातार इस क्षेत्र में बनी रहीं? किन चुनौतियों का आपने हल निकाला? इस क्षेत्र की जो मेन समस्याएं हैं और विकास के काम हैं वो क्या रहे हैं? यह प्रदेश एक भौगोलिक दृष्टि से बहुत हिली एरिया है, रिमोट एरिया भी है और यहाँ पोर्तुगीज शासन के बाद लोगों की परिस्थिति बहुत गंभीर थी। लोगों को रास्ता, पानी से लेकर हर एक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में 89 में फर्स्ट टाइम जैसे एमपी बनने के बाद बहुत गंभीर समस्याओं का सामना किया। उन्होंने बहुत कठिन समय संघर्ष किया और प्रदेश की जनता को हर एक समस्याओं का समाधान करके प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदेश को आगे लाने की कोशिश करी, 2021 तक करी और प्रदेश की स्थिति आज बहुत अच्छी है। यहाँ 92 में इंडस्ट्री आई। इंडस्ट्री के बाद परिस्थिति बहुत प्रदेश की सुधरी, अच्छी रही और उनका संघर्ष 7 टर्म का बहुत रहा और प्रदेश का नाम भी उनके साथ आज जुड़ा है। दादरा नगर हवेली को मोहन देलकर के नाम से ही पहचान मिलती है। जो पहचान उन्होंने स्थापित की, उस पहचान को अब 2021 के बाद आप लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इस क्षेत्र की कई चुनौतियां थी जिनका जिक्र आपने अभी किया। साथ ही अगर हम बात करें इस क्षेत्र के
उन विभागों की, जैसे स्वास्थ्य की हम बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब तक क्या महत्वपूर्ण काम इतने वर्षों में हुए हैं और क्या आपकी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो इस क्षेत्र को लेकर आप आगे बढ़ रही हैं? स्वास्थ्य क्षेत्र की मैं बात बताऊं, पहले बहुत गंभीर परिस्थिति थी, फिर गांव-गांव में अस्पताल से लेके सब सुविधाएं की गई और आज बहुत अच्छी परिस्थिति है। यहाँ नमो मेडिकल हमारा हॉस्पिटल भी खुला है, 1200 बेड का हॉस्पिटल है और अभी जो फ़िलहाल जो स्टार्ट किया गया है 700 बेड का अभी शुरुआत की गई है। तो बड़ी स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है प्रदेश में। अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, आपने बताई, तो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात, बतौर महिला सांसद आप पहली बार यहाँ चुन के आई, तो महिलाओं का सहयोग आपको कैसा मिला? लोगों से आप बात करती होंगी, महिलाओं से आपने बात की होगी, युवतियों से आपने बात की होगी, लड़कियों से आपने बात की होगी, तो उनकी क्या ऐसी समस्याएं हैं जो अभी हैं और कौन सी ऐसे उनकी योजनाओं को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं कि महिलाओं को, युवतियों को इस क्षेत्र में मजबूती से वो आगे बढ़ सकें, रोज़गार के लिए वो निडर होकर इस क्षेत्र में निकल सकें, या अगर उनके स्वास्थ्य को भी लेकर हो, तो आपको महिलाओं को लेकर क्या प्राथमिकता आपकी है इस क्षेत्र में? नहीं, यहाँ की महिलाओं की बात मैं बताऊँ, पहले तो शिक्षा की बहुत कमी थी। ट्राइबल एरिया, आदिवासी बाहुल्य एरिया के हिसाब से बहुत महिलाएं कम पढ़ती थी, तो एक चैलेंज था। और बहुत मेहनत के बाद आज गाँव में भी अच्छी पढ़ाई होती है। महिला सशक्तिकरण की जहाँ मैं बात करूँ, हमारी महिलाओं के लिए हमने बहुत कार्य किए हैं। एक संगठन के माध्यम से, एक सोशल NGO के माध्यम से हमने बहुत महिलाओं को घरेलू समस्याओं को बहुत सॉल्यूशन किए हैं। हमारी महिलाओं को आगे लाने के लिए हमने बहुत कैंप भी किए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में हमने आई कैंप से लेके, स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत हमने कैंप भी किए हैं। आई कैंप से लेके कैंसर ग्रस्त महिलाओं के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए भी बहुत हमने कैंप किए हैं। महिलाओं को आगे लाने के लिए भी बहुत हमने प्रयास किए हैं। सोशल NGO के माध्यम से हमने बहुत प्रयास किया है और महिला हमारी प्रदेश की बहुत अभी आगे बढ़ रही है, अच्छी बात है और आगे भी हम करते रहेंगे। अगर हम बात करें महिलाओं की शिक्षा की, तो उनकी शिक्षा को लेकर आपने कौन कौन से ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे उनको, उन आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं को बाहर आके काम मिलेगा? चाहे स्वरोजगार की बात करें, चाहे हम उनके उसको हेल्थ को लेकर बात करें, तो जो शिक्षा की बात है वो क्या रहा है? आपके कौन से महत्वपूर्ण कदम रहे हैं? कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे उनका सशक्तिकरण हुआ है? खास करके मैं महिलाओं के बारे में बताती हूँ। पहले जैसे हमने एक सोशल NGO के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षण स्टार्ट किया था गाँवों में, और हर एक गाँव में महिला शिक्षित हो ताकि उनके बच्चे को वो अच्छी तरीके से पढ़ा सके और हेल्थी समाज का निर्माण हो सके। यह सोच के हमने बहुत उसमें प्रयास किया और हम सक्सेस भी गए। आज गाँव-गाँव में अच्छी स्कूलें हैं, मॉडर्न स्कूलें हैं, अच्छी बच्चों को शिक्षा मिले, यही हमारी प्रायोरिटी रहेगी। और बहुत हमारे प्रदेश की जहाँ बात बताऊँ, अच्छे कॉलेज भी आई है, केंद्रीय विद्यालय से लेके मॉडर्न स्कूल से लेके बहुत अच्छा यहाँ शिक्षा का माध्यम हुआ है। बात करें अगर हम उन योजनाओं की जिनके माध्यम से आप अपने क्षेत्र का विकास करते आ रही हैं, केंद्र सरकार की ऐसी वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनको आप धरातल पर लेके आई हैं? इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी में हमने रास्ता के लिए बहुत प्रयास किया, पानी के लिए बहुत प्रयास किया, स्वच्छ पानी जनता को मिले, और साथ साथ में आवास योजना से लेके बहुत केंद्र सरकार की 100 से ज़्यादा योजनाएं हैं। उसमें हर एक योजना में हमारा प्रयास रहा है कि ज़मीनी स्तर पर अच्छी तरीके से लागू हो। वही मेरा प्रयास अभी है और ज़रूर मैं आपको बताती हूँ कि 2 साल में हर एक योजना ज़मीनी स्तर पर अच्छी तरीके से लागू होगी
और लोगों को उनका फ़ायदा भी मिलेगा। जैसा कि आपका ये दूसरा टर्म है, ऐसे में बतौर सांसद 2021 से 2024 तक का समय, और बात करें 2024 के बाद, आपकी कौन कौन सी योजनाओं को, जो मेन योजनाएं थी उनको आप लेके इस क्षेत्र में आई हैं, जिसकी वजह से क्षेत्र में रोज़गार की दृष्टि से हम बात करें, स्वास्थ्य की दृष्टि से करें या बाकी किसी भी, उसका लाभ लोगों को मिला है? ने बहुत लाभ मिला है। अभी शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बहुत प्रयास किया है, बहुत मेहनत की है। जहाँ संसद में भी सवाल उठाने थे मैंने उठाया है। यहाँ पे अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा एजुकेशन सबको मिले, अच्छे टीचर्स से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, यही मेरा प्रयास रहा है। और शायद 3-4 साल में मैंने बहुत प्रयास किया, इसमें सक्सेस भी हम हुए हैं। और यहाँ हमारी 4-5 ऐसी मॉडर्न स्कूल आई हैं कि सही में आज थोड़ा सा गर्व भी होता है कि हमारे छोटे से प्रदेश में इतनी बड़ी बड़ी स्कूलें आई हैं, मॉडर्न स्कूलें आई हैं। तो मेरा प्रयास हर हमेशा रहा है और इसमें हम सक्सेस भी गए हैं। बात करें जिस तरह से आपने बताया केंद्र सरकार की योजनाओं की, वहीं हम बात करें संसद की भूमिका की अब, तो ऐसे बतौर सांसद आपने 2021 से अब तक, पहले टर्म में 2024 और 24 के बाद, वो कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं जो आपने संसद में उठाए हैं, और कौन से ऐसे प्रश्नकाल के दौरान की बात करें, शून्यकाल की बात करें, वो विषय कौन कौन से रहे हैं जिनको लेके आप आगे बढ़ी हैं? मैंने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में मैंने प्रयास किए। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छी हैं, लेकिन जहाँ शिक्षकों की कमी है उसके लिए मैंने उठाए सवाल। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी अच्छे डॉक्टर्स, अच्छी दवाइयाँ, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए, उनके लिए भी मैंने क्वेश्चन बहुत संसद में उठाए। उसके साथ साथ यह बाहुल्य आदिवासी प्रदेश होने के नाते यहाँ जो 5वीं और 6ठी अनुसूचित जनजाति जो मिलनी चाहिए वो अभी तक मिली नहीं है, उनके लिए भी मेरा बहुत प्रयास रहा है। और स्पेशली यहाँ एक छोटा सा प्रदेश है, यहाँ जिला पंचायत और नगर पालिका 2 ही ऐसा माध्यम है कि हम काम कर पाए। दोनों प्रदेशों को मर्ज करने के बाद हमारा और जनता का भी एक बहुत बड़ी मांग रही है कि विधानसभा का यहाँ पे गठन हो। तो आगे से मेरा यही प्रयास रहेगा कि जो लोकशाही, सशक्त लोकशाही बनी रहे, इसके लिए हमारे दोनों प्रदेश को विधानसभा मिले, यही हमारा प्रयास रहेगा। अगर हम बात करें, आपने ग्राम पंचायत की बात करी, आपने नगर पालिका की बात करी, इन दोनों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? 26 वो ग्राम पंचायत यहाँ पर हैं, 1 नगर पालिका है, इनकी भूमिका आपके क्षेत्र के विकास में कितनी महत्वपूर्ण है? बहुत बड़ी रही है। जिला पंचायत और नगर परिषद में पूरे जो भी पावर्स हैं, असेंबली नहीं होने की वजह से पूरे जो जितने भी पावर्स हैं वो जिला पंचायत और नगर परिषद को मिले हैं। लेकिन आज प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि हमको डिपेंड रहना पड़ता है प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर। तो हमारी जो जनता की समस्याओं का समाधान हम तुरंत नहीं कर पाते हैं। हमको प्रशासनिक अधिकारियों के सामने ये बात रखनी पड़ती है, तुरंत उनका समाधान नहीं होता है। तो जहाँ नगर पालिका और जिला पंचायत को थोड़ा सा पावर मिल जाए, वो अच्छी तरीके से इंडिपेंडेंट काम कर पाए, ऐसी स्थिति में दोनों जिला पंचायत नगर परिषद दोनों स्ट्रांग रहेगी तो हम अच्छा काम कर पाएंगे, जनता की समस्याओं का समाधान भी कर पाएंगे। तो हमारा वो भी प्रयास रहेगा कि दोनों को हम स्ट्रांग बनाए, पावर्स मिले, अच्छा काम कर पाए। जो अभी जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो अभी भी लोग आपके पास लेके आते होंगे, वो कौन से ऐसे विषय सबसे ज़्यादा आपने देखे हैं जिनको जनता आपके पास लेके आती है, जन सुनवाई आप करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा विषय कौन से रहते हैं? उनको केंद्र तक ले जाने की जो भूमिका है आपकी, राज्य और केंद्र के बीच में आप एक कड़ी की तरह काम करती हैं। जो भी जन समस्या है उसे राष्ट्र स्तर पर उठाना, संसद में उठाना और केंद्र सरकार को जवाबदेह करना, वो कौन से विषय हैं जो जन समस्या के तौर पे सबसे ज़्यादा सुनाई आपको देते हैं? सबसे ज़्यादा यहाँ प्रदेश में रास्ते का प्रॉब्लम बहुत है। स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था भी
50% बनी है, 50% बाकी है। ये बड़ी 2 समस्याएं हैं कि ये मेरी प्रायोरिटी भी है कि ये 2 समस्याओं का समाधान हम जल्द से जल्द कर पाए। वहीं हम बात करें संसद की, तो संसद में संसद की समितियां हैं, उन समितियों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? कितनी महत्वपूर्ण आप उन्हें समझते हैं? कौन कौन सी आपने अब तक समितियों में आप हिस्सा रही हैं और किस तरह से अपने विषयों को उसमें उठाया है? मैं 3 कमेटी में हूँ, होम अफेयर्स, ट्राइबल और महिला सशक्तिकरण, तीनों कमेटी में मैं हूँ। मेरी कोशिश रही है कि हर कमेटी की मीटिंग में मैं शामिल हूँ। बहुत अच्छी तरीके से चर्चा होती है, डीपली डिस्कशन होता है कि समस्याओं का समाधान कैसे हम कर पाए, अच्छी व्यवस्था कैसे दे पाए। यह 3 समिति को मैंने देखा है, काम करते देखा है और बहुत बड़ी महत्व की भूमिका होती है समितियों की। तो मैंने महिला सशक्तिकरण में भी अभी जस्ट हमने अभी मैं जुड़ी हूँ, तो बहुत अच्छा लगा कि महिलाओं के बारे में भी बहुत डीपली डिस्कशन होता है, महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाए ये समिति में चर्चा होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि समितियाँ बहुत महत्वपूर्ण है हमारे पार्लियामेंट के लिए या हमारे कानून बनाने के लिए। वहीं अगर हम बात करें, आपने कानून बनाने की बात की, तो संसद की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, संसद जो है कानून बनाने के लिए ही है। ऐसे में आपको जो ऐसे कौन से कानून हैं जो आपको लगता है कानून के तौर पे बनने चाहिए? आदिवासियों की बात करें या हम बात करें उन कानूनों की जो अभी हाल फिलहाल में कानून के रूप इन्होंने लिया है, कौन से ऐसे आपने कौन से अब तक ऐसे विषयों को संसद में उठाया है जो कानून का रूप लें? नहीं, मैंने विधानसभा के लिए ही, यहाँ के प्रदेश की विधानसभा के लिए ही मैंने मांग रखी थी। 5वीं और 6ठी अनुसूचित जाति के लिए भी मैंने मांग रखी थी। जब गोवा को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की बात आई तब मैंने बात रखी थी ताकि हमारे प्रदेश को भी यह अनुसूची में शामिल किया जाए। बहुत सारी ऐसी चर्चाएं थी कि हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, जैसे नारी शक्ति अधिनियम के तहत 33% हमारी महिलाओं को अनामत मिली है, तो ये भी बहुत गर्व की बात रही है। तो ऐसे बहुत सारे बिलों में डिस्कशन, जो कानून में डिस्कशन हुआ है, मैंने अच्छी तरीके से सुना, एक बहुत अच्छा लगा। और बहुत ऐसे कानून हैं कि हमारी सरकार बहुत सीरियसली भी है और अच्छा कानून बनाने के प्रयास भी उनके रहे हैं और सक्सेस भी हम रहे हैं। वहीं हम अगर बात करें आपके संसदीय क्षेत्र में MP-लेड की भूमिका की, तो आपने अपने MP-लेड के माध्यम से कौन कौन से ऐसे काम हैं विकास के जिनको कराया है जो धरातल पे सामने आए हैं? MP-लेड फंड्स की जहाँ मैं बात करूँ, मैंने दिव्यांगजनों को बहुत जो चीज़ उनको चाहिए थी, साइकिल, मोटर्स से लेके बहुत जो चाहिए था उनको दिया है मैंने। अभी भी मेरे लिस्ट में है कि जहाँ हमारे प्रदेश में जहाँ पानी की समस्या है, मैंने हर एक पंचायत में 1-1 टैंकर देने की बात मैंने रखी है। और जहाँ गाँवों में बड़े बड़े पानी की जहाँ समस्या है, और नगर पालिका के एरिया में जहाँ जो मांग लोगों ने रखी थी मैंने रखी है। जहाँ MP-लेड स्कीम में मैंने 1000 से ज़्यादा महिलाओं को सिलाई मशीन की भी प्रायोरिटी रखी है कि हमारी महिलाओं को सशक्त करने के लिए सिलाई मशीन हम इसमें से दें, ताकि हमारी महिला इंडिपेंडेंट, सशक्त हो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। उसके लिए मैंने वो भी रखा है।
बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैंने ली है जिसमें जहाँ रास्ते की बात हो, इमरजेंसी जहाँ रास्ते बनाने की बात हो, वो भी मैंने रखी है। और मैंने जितना हो सके एमपी लाड फंड्स में जो मेरा फंड्स था यूज़ करने की कोशिश की है, और ज़रूर 1-2 महीने में हो जाएगा उसमें। हम बात करें, आपने बताया जो क्षेत्र है वो जितना दुर्गम है, आदिवासी बहुल है, 5वीं और 6ठी अनुसूची की आपने बात की, क्या इसको बता पाएंगे ये क्या है, इससे क्या आदिवासियों को मिल जाएगा? 5वीं 6ठी अनुसूची जनजाति की जहाँ बात है, 90% यहाँ आदिवासी एरिया है। यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा से लेके सब कुछ फैसिलिटीज़ मिले, उसके लिए जो प्रावधान हमारे भारत सरकार की अनुसूचित जनजातियों में है, वो प्रावधान हमारे जल जंगल ज़मीन का खास इसमें एक मुद्दा रहा है। लोगों को जो ज़मीन की जो समस्या है, जहाँ जल जंगल ज़मीन पट्टे की जो समस्या है, लोगों को इसमें ज़मीन दी जाती है और लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। रोज़गार, छोटा सा रोज़गार, जल जंगल ज़मीन को अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाए, उनका हक और अधिकार भी है, बरसों से लड़ते आ रहे हैं, तो उनकी वो एक हक अधिकार है, वो उनका मिलना चाहिए। और 5वीं 6ठी अनुसूची में ये पूरा बताया गया है कि जो मूलभूत हक और अधिकार जो मिलना चाहिए वो आदिवासी को मिले, वही लोगों की मांग रही है, जनता की मांग रही है कि 5वीं और 6ठी अनुसूची में जो शामिल हो तो हमारे प्रदेश में और हमारे आदिवासी एरिया को हम आगे ला सके, आगे उठा सके, यही हमारी कोशिश रहेगी। जी, आपने बोला प्रदेश को आगे ले जाने की कोशिश आपकी रहेगी। आप कैसे देखते हैं बतौर महिला सांसद, पहली बार आप चुन के आए ऐसे क्षेत्र से जो आदिवासी बहुल है, लोगों की समस्याओं को भी आपने सुना है, राजनीति में आना आपका अचानक हुआ, ऐसे में क्षेत्र में महिला के तौर पर आप एक आवाज़ बन के आई हैं, तो कैसे आप बाकी महिलाओं को प्रेरित करती हैं, खुद आप कैसे उनको प्रेरणा देती हैं, किस तरह से महिलाओं को इस राजनीति की बात हो या बाकी सब क्षेत्रों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, कैसे उन्हें प्रेरित करती हैं आप? हमारा छोटा सा प्रदेश में 50% हमारी जिला पंचायत और नगर परिषद को 50% महिलाओं को आज भी दिया गया है। तो ये 10 साल से आज महिलाओं को अनामत मिला है। हमारी महिला, गाँव की महिला हो या चाहे शहर की महिला हो, उनको इसमें वो शामिल रही है, 50% शामिल रही है। और हमारी महिलाएं धीरे धीरे बहुत आगे भी बढ़ रही है। अच्छी बात है कि हमारे छोटा सा प्रदेश में आज महिला बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेती है और आगे भी आ रही है। जिस तरह से आपका क्षेत्र है, ऐसे में यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी तेज़ी से आगे आई हैं, विकास भी बहुत दिख रहा है धीरे धीरे ज़मीन पर। तो इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से आपने काम किए हैं, कौन सी योजनाओं को आप लेके आई हैं? वहीं जो विकास के, रोज़गार की हम बात करें, रोज़गार की दृष्टि से किस तरह से आपने यहाँ पे प्रोत्साहित किया लोगों को? यहाँ इंडस्ट्री की बात बताऊँ, जो मोहन भाई डेलकर जी थे, उनके कार्यकाल में कभी भी इंडस्ट्री वाले को प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी तक बहुत अच्छी तरीके से इंडस्ट्री भी चल रही है। जहाँ जो बात है, जहाँ कुछ मांग है तो ज़रूर हम भी दिल्ली तक पहुँचाते हैं। रोज़गार की जहाँ मैं बात बताऊँ, यहाँ लोकल को रोज़गार इतना नहीं मिलता है। मेरा प्रयास रहेगा कि हर एक इंडस्ट्री में हमारी महिला और युवाओं को रोज़गार मिले, यही मेरा अभी प्रयास चल रहा है और जल्द से जल्द उसका समाधान भी होगा। अंत में मैं जानना चाहूँगा, जो आपका राजनीतिक सफ़र रहा, पहले आपने स्वर्गीय मोहन भाई डेलकर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके राजनीतिक सफ़र को आगे बढ़ाया। ऐसे में आपके राजनीतिक सफ़र में आपके परिवार की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? संघर्ष में वो किस तरह से आपका साथ देते हैं, आपके कामकाज में हाथ बढ़ाते हैं और परिवार की जिम्मेदारी को भी आप आगे लेके बढ़ रहे हैं? मोहन भाई डेलकर जी की विचारधारा और सिद्धांतों के
ऊपर आज हम चल रहे हैं। और उन्होंने 20 साल से बहुत प्रदेश का विकास किया है। और स्पेशली मेरे परिवार का भी इसमें बहुत सपोर्ट और सहयोग रहा है। जहाँ मेरे बेटे की बात बताऊं, उनका बहुत सपोर्ट रहा है। उनके जाने के बाद उन्होंने मुझे दूसरी बार एमपी बनाया। मेरे परिवार में मेरे बेटा और बेटी दोनों ने बहुत मेहनत की, सपोर्ट किया है, सहयोग किया है। मेरे परिवार का इसमें बहुत थैंकफुल हूँ कि सपोर्ट और सहयोग रहा है। मेरे हस्बैंड के नाम से आज मैं जितना हो सके कोशिश करती हूँ। लोगों के विश्वास को कायम रखने की कोशिश मेरी रहती है और ज़रूर हम पूरा करेंगे। उनको संघर्ष को हमने देखा है, उनकी मेहनत को हमने देखा है। उनकी जो लोगों के प्रति जो भावना थी, काम करने की जो भावनाएं थी, लगन थी, वो ही लेके हम आगे चलेंगे। मुझे गर्व है कि उनकी वाइफ के नाते मैंने उनको शादी से लेके 21 तक संघर्ष करते ही देखा है। लोगों के लिए, जनता के लिए, जनता के लिए कि प्रदेश की जनता को कैसे समस्याओं का समाधान करे, कैसे हम फैसिलिटीज़ उनको दे पाए, उनका हक अधिकार कैसे दे पाए, उनका रहा है। वही संघर्ष मेरा भी अभी है। ज़रूर जितना संघर्ष होने के बावजूद भी मेरे प्रदेश की जनता को अच्छी से अच्छी सुविधा में दे पाऊँ, जो भी समस्या है उनका समाधान कर पाऊँ, युवाओं को रोज़गार अच्छी तरीके से दे पाऊँ, महिलाओं को सशक्त करूँ और 5वीं और 6ठी अनुसूचित जनजाति जो लोगों की मांग रही है उसमें भी मेरा प्रयास रहेगा। जब तक प्रदेश में नहीं लागू होगी तब तक मेरी मेहनत और प्रयास रहेगा। विधानसभा का भी गठन हो उस दिशा में भी हम काम करेंगे। बाकी जो भी मूलभूत सुविधा जो लोगों की है, रास्ता, पानी से लेके अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी शिक्षा लोगों को मिले, यही मेरी प्रायोरिटी रहेगी। और अगले जो भी मेरा कार्यकाल रहेगा उसमें मेरी पूरी मेहनत रहेगी और ज़रूर हम उसमें सक्सेस होंगे। यही मेरा ये है, ज़रूर हम काम कर पाएंगे। लोगों को जो मेरे ऊपर स्पेशली विश्वास रखा है, एक महिला के नाते दूसरी बार मेरे ऊपर विश्वास रखा है, ज़रूर वो विश्वास को मैं कायम रखूँगी और लोगों के लिए हमेशा प्रयास करती रहूँगी। मैम, संसद टीवी से आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत के साथ साथ आपकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपकी टीम के साथ साथ आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ साथ में आपने आपके माध्यम से, ये टीवी के माध्यम से प्रदेश की जनता को यह पूरी बात पहुँचेगी, तो स्पेशली आपको बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी वेरी मच। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये थी दादरा और नगर हवेली से सांसद कलाबेन मोहन भाई देलकर, जिन्होंने अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने बताया किस तरह से वो अपने इस राजनीतिक यात्रा को आगे बढ़ा रही हैं, स्थानीय मुद्दों को लेके वो आगे चल रही हैं। उनका जो महत्वपूर्ण विषय है वो है आदिवासियों को उनका हक मिले, महिलाओं को शिक्षा मिले, उनका बेहतर स्वास्थ्य हो और संसद में वो इस क्षेत्र की आवाज़ बनकर लगातार इन क्षेत्र के मुद्दों को उठाती रहेंगी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।